You need to define the conflict. आपको पता होना चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट है क्या, क्या डेफिनेशन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ. दिस मीन्स क्लैरिफाइंग द इश्यू दैट आर एट स्टेक. आफ्टर ऑल, इफ यू डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, आपको पता ही नहीं है, सिर पैर आइडिया ही नहीं है कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कहाँ पे जा रही है, क्यों जा रही है, यू वुड नॉट टू बी सॉल्व इट. आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप सिर्फ बहस करते रह जाएंगे. First step is ask yourself whether you are feeling angry or in discomfort because your partner has left clothes on bed. आपके पार्टनर ने टेबल से अपनी प्लेट उठा के सिंक में नहीं डाली. इस बात से आपको गुस्सा आ रहा है या आप डिस्कम्फर्ट हो रहे हो. Thus, start an argument only if necessary and after giving it a thought. पहले समझ लो, खुद को समझ लो, खुद के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझ लो कि उसके ऐसा ना करने से आपको फील क्या हो रहा है. अगर जरूरी है तभी उस चीज पे आप आर्गुमेंट स्टार्ट करिए, अदरवाइज स्टॉप योरसेल्फ एंड टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. यस, कॉन्फ्लिक्ट्स के बहुत सारे कारण होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती है, देखिए बहुत बार पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं. ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है ना कि लेडीज के सोचने का तरीका अलग है, जेंट्स के सोचने का तरीका अलग है. बहुत बार लेडीज लोग सोचते हैं अरे उसका हस्बैंड तो ये कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए, उसका हस्बैंड तो. हर व्यक्ति है ना, हर एक जेंट्स और हर एक लेडीज के अंदर ना दोनों एनर्जी होती है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन. ठीक है, जिसके अंदर कभी कभी कोई जेंट्स होते हैं ना, वो घर के कामों में अच्छे होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, 5% है. 95% जो जेंट्स होते हैं वो घर के कामों में बहुत वीक होते हैं. मतलब जो डे टू डे वर्क्स, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो कंपेयर नहीं करना रहे उसका पति तो ये करता है तुमको भी करना चाहिए. ये उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं थी, क्योंकि उसके डीएनए में वो डेवलप ही नहीं कर पाया. वो आज कर रहा है वो, क्योंकि वाइफ भी जॉब करी तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, दैट इज गुड. बट वो उतनी बेटर नहीं कर पाएगा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रही हो, कि जैसे आप बच्चे को केयर कर रही हो, जैसे आप खाना ये कर दे रहे हो, वो सब चीजें वो जेंट्स से उतना. और जेंट्स को भी सोचना है, लेडीज कुछ चीजों को उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से जेंट्स करते हैं. हर का डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो कुछ चीजें, जैसे जिंदगी में कितना भी हम आगे बढ़ जाएं, अगर बच्चा पैदा करना है तो वो लेडीज को ही करना पड़ेगा, जेंट्स नहीं पैदा कर पाएगा. वो बनी है, लेडीज ही बनी है, डिलीवरी उसी का होगा, जेंट्स नहीं कर सकता है. तो इस बात को समझना. बहुत बार लेडीज है ना, हम तो इक्वल है, इक्वलिटी, इक्वलिटी इज गुड थिंग, बट सामने वाले का स्ट्रेंथ ही नहीं वो, तो कैसे वो कर पाएगा. कॉन्फ्लिक्ट्स वहां स्टार्ट नहीं करना है, तो ऐसी चीजों पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए. आंसर, मैं तो इक्वालिटी को मानती ही नहीं हूँ. दोनों नहीं कभी है, इक्वल हो ही इक्वल है ही नहीं नहीं, सकते. इक्वल है ही नहीं. यहाँ जरा इंटेलेक्चुअल भी इक्वल नहीं हो सकते और फिजिकल भी नहीं हो सकते. सिर्फ हमारे संविधान में होंगे, दैट इज द सेपरेट इशू, अदरवाइज देयर इज नो इक्वालिटी. मैं तो बोलता हूँ ना नेक्स्ट स्टेप इज, मैं तो खुले तौर पे बोलता हूँ कि हम खाली बेटियों को अपने ना बहुत अच्छे से केयर करते हैं, कोई अपनी बहू को या कोई अपनी वाइफ को वो राइट ही नहीं दे पाता है जो अपनी बेटी को दे पाता है. जिंदगी ये इसी में प्रॉब्लम, तकलीफ है, कोई नहीं कर पाता है. और वो समाज ही ऐसा बना, वो चाह के भी नहीं कर सकता है. जेंट्स है ना, चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस तरह उसको ट्रेन किया गया है. ठीक है, डोंट वरी. चलो, ये अलग बात है, बुद्धा आर्गुमेंट में पहुंच जाएगा हमारे यहाँ में. yes. So step number 2 is focus on one issue at a time. एक टाइम पे एक ही मुद्दे पे रहो. आज अगर घर पे क्या बनेगा, दाल या खिचड़ी, उस पे आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना, तो वहीं तक रहो. सुबह क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, पिछले महीने क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, वहां पे मत जाओ. एक उसी टॉपिक पे रहो, उसी टॉपिक पे बात करो. बहुत सारे लोगों को, स्पेशली लेडीज को, आदत होती है डिगिंग करने की, तो वो पास्ट में नहीं जाना है. सेकेंड इज डिसाइड बेस्ट प्लेस एंड लोकेशन फॉर डिस्कशन. ऐसा तो नहीं हो रहा कि जहां पे स्टार्ट हुआ वहीं पे सबके आगे कैसे भी आप आर्ग्यूमेंट्स करना स्टार्ट हो गए, इन लॉज के आगे, फ्रेंड्स के आगे, कलीग्स के आगे, स्टाफ के आगे. दैट इज नॉट जस्टिफाइड. गिव एम्पल टाइम. अब अगर किसी बात पे बहस हो रही है, आप कुछ बोल रहे हो, तो अपने पार्टनर को बोलने के लिए थोड़ा टाइम दो, उसको भी सुनो. सोचो उस सिचुएशन के बारे में, क्यों अराइज हुई.
फाइंड अ न्यूट्रल काउंसलर। अगर आप दोनों वो आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, देयर इज नो हार्म टू गो टू द न्यूट्रल काउंसलर, जो आप दोनों को इक्वलिटी में लाके कि भाई ये आपकी गलती, ये आपकी गलती, विदाउट एनी बायसनेस बता सके। अगर आप ऐसे मैटर्स को लेके अपने अगर वाइफ है तो वो अपने पेरेंट्स के पास जा रहे तो उसी की साइड लेंगे, हस्बैंड अपने पेरेंट्स के पास जा रहा है तो उसकी साइड लेंगे, वहां पे न्यूट्रल तो कोई मिला नहीं उनको, तो वो झगड़े दोनों के बीच तो बढ़ते ही हैं, उनके पेरेंट्स की तरफ भी वो थोड़ा सा उनके जो ग्रजेस हैं वो आने लगते हैं कि भाई ये तो अपने बेटे की साइड ले रहे हैं, ये तो अपनी बेटी की साइड ले रहे हैं, मेरी तो कोई सुनता नहीं। अभी दूसरी बात है, जेंट्स लोग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कितना भी है वो इतना अटैच है ना कि वो हस्बैंड वाइफ की जो बातें हैं ना अपनी, वो जाके अपनी मम्मी से शेयर करेंगे। कुछ लोग अपने, कभी नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी गलती ये है। आपका ये जो भी चीजें है ना वो आप तक ही रहे, वो अपनी मम्मी से इससे शेयर ही नहीं करना। नेगेटिव भी कुछ आपकी वाइफ कर रही ना तो भी आपको नहीं शेयर करना। और बहुत बार जेंट्स लोग क्या करते हैं, सब जाके अपनी मम्मी को नेगेटिव, अब 10 नेगेटिव अपनी वाइफ का आप अपनी मम्मी को बताए, उसके बाद बोलोगे वो अच्छी है, तो मानेगी क्या? तो आप ही अपनी वाइफ का वहां पे ये कर देते हो। और ये जेंट्स लोग से होता है, बहुत बार जेंट्स लोग से होता है, मतलब सुधारने के लिए करते हैं, या वो अपनी वाइफ को अपने पेरेंट्स के सामने ही डांटने लगते हैं, या उसको करेक्ट करने के देखते हैं, अपना ये रोब दिखाने लगते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है। आपको अगर करना है ना, आपको गलती लगा वहां पे कुछ मत बोलिए, साइड में दोनों घर में आ जाइए और उसको बोलिए वहां पे जो हुआ ना वो ठीक नहीं था, अलग से बोल दीजिए। बोलना है ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपको वो चीजों में करना नहीं है ये सब। सो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 पे ही है हम अभी। वंस यू हैव डिफाइंड अ कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हुआ, ये रीजन से, यू शुड डिटरमाइन अ सुटेबल लोकेशन एंड टाइम फॉर द डिस्कशन। Next is suitable locations are those where all or both the parties involved with the free to speak openly and honestly, and where you would not be disturbed. वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आप दोनों बहुत ही फ्री होके एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आपको बीच में आके कोई डिस्टर्ब करने वाला वहां पे ना हो। And it is important to ensure you have enough time to collaborate और finding a good solution. ऐसा नहीं है कि आप दोनों अपने आर्ग्यूमेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉफी शॉप में जाके बैठे हो और वहां पे आपकी बात बढ़ती चली जा रही है, एंड आपको 1 घंटे बाद वहां से उठ के आना है, तो आपका वो ब्रेक हो जाएगा बात करने का एल्गोरिथम, आप सोल्यूशन पे नहीं आ पाओगे। तो आपको एक ऐसी जगह चूज करनी है जहां पे आप आराम से बैठ के जितना भी टाइम जाए दोनों को अच्छे से बात करके कम्युनिकेट करके चीजों को सॉल्व कर सकते। बट यस, ये जगह अगर आप दोनों लाउड वॉइस वाले हैं तो आपका घर तो बिल्कुल नहीं हो सकता इफ यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स। टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स everyone's satisfaction, you need to use your collaborative skills. आपको आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अगर किसी के भी साथ हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर, आपको आपकी कोलैबोरेटिव स्किल्स यूज करनी है। कोलैबोरेटिव स्किल्स जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में बताए हैं। एक एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं सैंडविच टेक्निक। सैंडविच टेक्निक, जब किसी के की कमियों को बताना है या किसी के बारे में कुछ कहना है, तो आपको सबसे पहले उसकी तारीफ करना है, उसके बारे में अच्छा बोलना है। फिर उसकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको लग रहा है उसमें चेंजेस है, वो बीच में बताना है। और फिर लास्ट में फिर उसकी तारीफ करना है, यू आर ग्रेट, यू आर बेस्ट, आई बिलीव इन यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं या तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो 100% उस चीज को फॉलो करेगा। जब आप शुरू में अच्छा बोलोगे, लास्ट में अच्छा बोलोगे और बीच में उसको खाली उसके सजेशन दे दोगे, तो वो अच्छी तरह से उसको फॉलो करेगा और मान भी जाएगा। लेकिन इसको बोलते हैं सैंडविच टेक्निक। डोंट मेक अ डिसीजन ऑन योर ओन एंड इम्पोजिंग इट टू अदर्स। आपने डिसाइड कर लिया, अब आप बोल रहे हो अपने पार्टनर को जाके मैंने डिसीजन ले लिया है अब यही होगा, तो उसको तो गुस्सा आएगा ना। when he or she is your life partner. Be careful of the language you speak during the discussions. आप कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज अब्यूजिव तो नहीं है, या आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा हर्टिंग या टोंटिंग या ऐसी पिंच करने वाली तो नहीं है कि
फिर उसके बाद आप झगड़ा कितना भी खत्म कर लो, वो इंसान के दिमाग से वो बातें निकलेंगी नहीं। ओनली वन विल स्पीक टर्न बाय टर्न। दोनों एक साथ बोलेंगे तो दोनों को ही बात समझ में नहीं आएगी। अवॉइड ऑलवेज एंड नेवर वर्ड्स। जैसे कि तुम हमेशा से ही करते हो या करती हो, तुम कभी भी ये बात नहीं सुनती समझती, तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता, या तुम कभी सुधर नहीं सकते। एक्सप्रेस योर इमोशंस impersonally. Try to understand everyone's point of view. सामने वाला क्या कह रहा है, किस पॉइंट से कह रहा है, उसका क्या नजरिया है। आपको 6 दिख रहा है, उसका 9 है, तो आप 9 को थोड़ा सा उस तरफ जाके देख लो ना, बॉर्डर के उस पार। बहुत क्या बार पता तो आपको भी 9 समझ में आ जाए। एंड डोंट यूज ह्यूमर और सार्काज्म ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। एक तरफ आप सामने वाले को आर्ग्यूमेंट्स में इंसल्ट कर रहे हो, फिर उसके ऊपर हंस रहे हो, ये आपके लिए ह्यूमर हो सकता है, बट सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा इंसल्टिंग और एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन सकता है। इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। यस सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोई भी चीज में आर्गुमेंट्स करते हैं, बहस करते हैं, तो हमको ये समझना है कि वो हमारा ही फैमिली मेंबर है, हमारा ही सदस्य है, हमारा ही पार्टनर है। ये नहीं सोचना है कि मैं, अगर आप उसकी गलतियां निकाल रहे हो, उसको बोलोगे, तो जो बोलने का आपका तरीका ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके बोलने के टोन से। जो आपकी टोन होती है ना, वही, अब वही आप धीरे से बोल सकते हो, वही आप जोर से बोल रहे हो। तो वही अगर धीरे से बोलोगे तो अच्छा लगेगा, और वही अगर आप जोर से चिल्ला रहे हो तो सोचेगा अरे पागल है क्या ये सामने वाला, इसको कुछ मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है, बहुत बार लेडीज लोग के साथ जेंट्स लोग ऐसा करते हैं। जेंट्स लोग अपने फैमिली मेंबर, मतलब अपनी माँ के सामने दिखाने को मैं मर्द हूँ, या मैं बड़ा हूँ, मैंने अपनी वाइफ को दबा के रखा, ऐसा दिखाने के लिए भी कुछ करते हैं ऐसा कुछ लोग। ठीक है, या उनका नेचर ऐसा है, उन्होंने अपने पिताजी को देखा ऐसे बात करते हुए, तो खुद भी वैसे ही करते हैं। बट आपको इस समय समझना है, सुधरना है, चेंज होना है। हम जो है ना, हम लोग के रिश्तों में जो भी कमी आई, उसके लिए कोई बाहर का आदमी जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमारे बोलने के तरीके से, हमारे जो समाज में जो हमने देखा है, या हमारे परिवार में जो चीज देखी है, हम अपने पार्टनर को 100% दिल से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। हमको ना परफेक्ट पार्टनर चाहिए, और परफेक्ट कोई होता नहीं। परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। परफेक्ट कोई नहीं होता है। हर व्यक्ति को परफेक्ट आप बना सकते हो, परफेक्ट की तरफ लेके जा सकते हो। एक जर्नी है, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ठीक है, परफेक्शन इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन कोई नहीं है। परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ धीरे 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 जब आपका रिश्ता, हर एक रिश्तों का जो 30 से 40 साल का रिश्ता, हर 5 से 10 साल के बाद उसमें बदलाव आते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में उस बदलाव में या तो कमजोर होगा या तो मजबूत होगा। आप किस तरफ जा रहे हो, कमजोर की तरफ जा रहे हो कि मजबूत की तरफ जा रहा है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से एक्सेल कर रहे हो, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको आगे लेके बढ़ रहे हो। लोगों की गलतियों को माफ करके, ग्रेटफुल होके, कि आप हमेशा खाली कंप्लेन ही कर रहे हो, या तुम्हारे जैसा हस्बैंड पाके मैं तो परेशान हो गई, मेरा तो नसीब ही खराब था, तुम मुझे मिल गए। या तुम मेरे अपनी पत्नी को कि कितनी तुम ये करती हो, बातें करती हो, मुझे सुना देती हो, तुमको पाके तो मेरा जिंदगी खराब हो गए। जब ये सब वर्ड्स आप यूज करोगे ना, तो यूनिवर्स भी सुनेगा, फिर चीजें उसी तरह होंगी। बहुत बार लोगों के लाइफ में एक अलग पर्सन आ जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं उनके पार्टनर का। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने पार्टनर से बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है उसकी चीजों से, तो वो उस चीजों को कहीं और ढूंढने लगता है। शांति, खुशी, सब कुछ ही, हैप्पीनेस, एप्रिसिएशन, और वो फिर दूसरे पर्सन में ढूंढना चालू कर देता है। अगर आप नहीं दोगे, आप बोर करोगे, आप परेशान करोगे, आप चिल्लाओगे, आप कंट्रोल करोगे, आप गुस्सा करोगे, तो फिर किसी और जो ऐसे पर्सन के पास जाएगा जो उसको अप्रिसिएट करेगा। फिर वो आदत जल्दी छूटती नहीं है, टाइम लगता है, छूट जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। उन चीजों से बाहर आने में, उसको ट्रैक पे लाने में आपको फिर से पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, उसको जाने ही मत दो उस ट्रैक पे, पहले से ही प्रिकॉशंस रखो, पहले से चीजों को करो। आपके पर्सनल, आपके जो इमोशंस है ना, वो आप क्या फील कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो पर्सनल। मुझे तुमने कुछ बोल दिया, मुझे मुझे बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है,
तो वो गुस्सा मैं निकाल रही हूँ। आप अपने इमोशंस को कैसे निकालोगे? अगर आपको किसी चीज का बुरा लगे या आप रोगे या गुस्सा करोगे या एग्रेशन दिखाओगे, तो वो आपके पर्सनल इमोशंस बाहर आ गए। इम्पर्सनल आपको न्यूट्रल होके सामने वाले के पॉइंट से सोचना है कि उसने आपको ऐसा क्यों बोला। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने सब्जी बनाई, आपने मिर्ची डाली, हस्बैंड को मिर्ची ज्यादा लगी, आपने खाई, आपको वो बहुत अच्छी लग रही थी। अब वो बंदा सामने वाला आपको, उसका मुंह जल रहा है, तो वो कह रहे कैसी सब्जी बनाई, इतनी मिर्ची डाल दी तुमने। आपको बुरा लगा कि मुझे तो नहीं लग रही। ठीक है, आप बोलोगे तुम्हारा ही टेस्ट खराब है, तुम्हें ही मिर्ची लगती है, तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है, या तुम्हारे मुंह में ही इन्फेक्शन है, या समथिंग। कभी कभी हो जाते हैं ना अल्सर्स चीक्स में और टंग में, काइंड ऑफ स्टफ। तो आप अपने इमोशंस को पर्सनल बाहर निकाल रहे हो। बट अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो हो सकता है कि उनका टेस्ट ऐसा नहीं है और उनको मिर्ची लग रही थी, उनके कानों से धुआं आ रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में इस तरीके की टोन में आपसे बात कर ली। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आप अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे कि मैंने मेरे टेस्ट के हिसाब से डाली थी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा क्या टेस्ट है। नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। ठीक है, सामने वाला भी खुश, आप भी खुश, झगड़ा वहीं की वहीं खत्म, इन दैट वे। ठीक है। So step number 4 is don't try to think ahead as what to say. Instead, try to understand what another person is saying. Even when you disagree, try to understand why it's saying and what is saying. होता क्या है, मैक्सिमम केसेस में जब दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना, तो सामने वाला, मान लो मेरे और रंजीत सर के बीच में झगड़ा चल रहा है, रंजीत सर बोल रहे हैं और मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, अच्छा अब इनको ये पॉइंट बोलती है। मैं सुनूंगी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या पॉइंट है, किस पॉइंट पे वो ये चीजें कह रहे हैं, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, अब आगे मैंने इन पे अटैक कौन सा करना है। जब आप अटैकिंग मोड में हो, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या फीलिंग्स दे रहा है, क्यों कह रहा है। अगर डिसएग्री भी हो आप दोनों एक दूसरे से, राइट, आपको राइट जाना है, हस्बैंड को लेफ्ट जाना है, आप दोनों डिसएग्री हो गए, तब भी एक बार को रुको, अंडरस्टैंड करो कि भाई वो राइट जाने को क्यों बोल रहा है या लेफ्ट जाने को क्यों बोल रहा है, क्या रीजन है। हम, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, बहुत सारे लोगों में होता है, इसमें मेल फीमेल वाला कोई इशू नहीं है कि हम सुनते नहीं है, हम फटाफट जो बहस होती है तो अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। इसके बाद ये, अब कुछ और मुद्दा नहीं मिलेगा ना, तो पीछे की बातें उखाड़ने लगेंगे, क्योंकि उस टाइम पे मेंटल स्टेट क्या होता है, मुझे इस बहस को जीतना है, मुझे सामने वाले को नहीं जीतना। आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज व्हेन यू गेट एंग्री और हर्ट, देन इंस्टेड ऑफ suppressing your feelings and emotions, try to make a conversation. बहुत बार होता है लोग गुस्से को अंदर दबा लेते हैं, इमोशंस हर्ट हुए अंदर दबा लेंगे, रो लेंगे या चुप रहेंगे या किसी और तरीके से अपने इमोशंस को बाहर निकालेंगे, बट बताएंगे नहीं, उनको शेयर नहीं करेंगे। जब तक आप अपने पार्टनर को बताओगे नहीं कि आप क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, क्या इमोशंस आ रहे हैं, कैसे समझेगा। इफ यू आर नॉट रेडी टू टैकल प्रॉब्लम्स, सजेस्ट दैट यू नीड अ टाइम आउट। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसको आप अभी फेस करने की हालत में नहीं हो, तो अपने पार्टनर को बोलो कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे आने के लिए आई नीड सम टाइम।